उसके बाद आ जाता है स्फीयर ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर हमने स्फीयर ऑफ एक्शन समझ लिया तो बहुत सारे केसेस इसी स्फीयर ऑफ एक्शन से निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, अभी तक के जो ब्रोमियम प्रिस्क्राइब की है या जो ब्रोमियम के केसेस पढ़े हैं, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस पढ़े आप देखेंगे, डॉक्टर कैंट ने काफी केसेस देखे हैं, डॉक्टर क्लार्क ने दिए हैं। अगर आप अभी इसके बाद लेक्चर के बाद जाके ब्रोमियम के केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है ना, मतलब 80% ऑफ केसेस या 70% आप लगा के चलिए, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के और ग्लैंडुलर अफेक्शन के। उसके अलावा फिर फीमेल डिजीजेस आ जाती है, चिल्ड्रन की कोई कोल्ड कफ रैशेज उसकी डिजीज आ जाती है, एंड देन कम्स द ब्रेन एंड नर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है समझने वाला, कि ओनली ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंक्यूल्स पे, एल्वोलाइज पे, ठीक है ना, वहां पे इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन नहीं है। मैंने अभी तक कोई केसेस भी नहीं पढ़े ब्रोंकाइटिस के या, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेरेंजियल मसल के, लेरेंक्स के मसल के, ठीक है, ट्रैकिया के। तो दीज आर द टू पार्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन आता है ब्रोमीन का। तो जब भी आप रेस्पिरेटरी केसेस देखते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या ये लेरेंक्स से रिलेटेड है, क्या ये ट्रैकिया से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर उससे रिलेटेड है तो मेडिसिन खट करके हमारे दिमाग में स्पॉन्जिया जैसे आती है वैसे ही ब्रोमियम आनी चाहिए, है ना। और कौन सी मेडिसिन, हाँ जी, सब वॉइस में फिर डिस्टरबेंस है थोड़ा। डिस्टरबेंस आ रहा है उसे, तो एक मिनट देखते हैं। अभी कैसी है वॉइस? सर अब वॉइस क्लियर है एंड वीडियो भी विजिबल है। स्लाइड ठीक है, स्लाइड्स के, यस सर। स्लाइड का प्रीव्यू है, यस सर। हाँ ठीक है, बस वीडियो तो नहीं चाहिए आपको वैसे, ठीक है। वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है। हाँ, तो जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इसका प्रोमिनेंट एक्शन है दैट इज ऑन द लेरेंजियल मसल एंड ट्रैकिया। ठीक है, इसके क्यों है वो इसके बारे में बाद में बात करते हैं आगे। सेकेंड थिंग जहां पे इसका बहुत प्रोमिनेंट एक्शन आता है ब्रोमीन का, दैट इज ग्लैंड्स। ठीक है ना, जनरली ये हर ग्लैंड को कवर करती है बॉडी के, हर ग्लैंड पे इसका प्रोमिनेंट एक्शन है, बट जो स्पेशल एक्शन है वो है प्रोटेड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, अभी चीज आती है कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसकी एक यूनिकनेस ग्लैंड के रिलेटेड। तो ग्लैंड्स में जो सबसे यूनिक होता है ना, जब हम ब्रोमियम की बात करते हैं, वो होती है हार्डनेस, स्टोनी हार्डनेस। सिर्फ हार्डनेस नहीं, हार्डनेस तो जनरली भी हो जाती है ग्लैंड्स की, स्टोनी हार्डनेस होती है ग्लैंड्स की, ठीक है ना। बट वो सुपुरेशन में नहीं जाते कभी, ग्लैंड्स स्टोनी हार्ड हो जाता है बट कभी भी सुपुरेट नहीं करता, वही स्टेगनेंट सिचुएशन बनी रहती है ना, उसमें कोई इन्फ्लामेटरी आती है, पेन रहती है पर वो भी बहुत माइल्ड लेवल की, लेकिन ग्लैंड पूरा इतना बड़ा साइज का हो जाएगा और स्टोनी हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अदर जो इसमें डिफरेंशिएशन पॉइंट आते हैं, आयोडम से ले लीजिए, बेलाडोना से ले लीजिए, कि उनमें इन्फ्लामेटरी स्टेट्स आती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी स्टेट्स नहीं होती, इसके कारण इसमें क्या होता है, इसमें पेन नहीं आएगी, पेशेंट में कोई सुपुरेटिव सिम्टम्स नहीं आएंगे, जैसे फीवर नहीं आएगा, चिल्स नहीं आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को क्या फील होगा, सिर्फ बिकॉज ऑफ द ग्लैंड क्या है कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, तो सिर्फ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी ग्लैंड्स के कारण, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है इसका इफेक्ट ब्रेन एंड नर्व्स में, ब्रेन और नर्व्स में। और इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो भी अटैक आते हैं वो स्पाज्मोडिक अटैक्स होते हैं डिजीज के, ठीक है ना। स्पाज्मोडिक अटैक्स आते हैं, एकदम सडन डेवलपमेंट होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट नहीं होती। और जब ये रिकवरी होनी शुरू होती है तो वो भी ग्रेजुअल, एकदम सडन सिम्टम्स भी जल्दी चले जाते हैं। द फर्स्ट थिंग टू स्ट्राइक वन इन दिस रेमेडी इज इन्फ्लामेशन, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो एनलार्जमेंट है, और फाइनली जो हार्डनिंग है ग्लैंड की, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेडिसिन का जब भी हम पढ़ते हैं। द ग्लैंड्स दैट इन्फ्लेम इवेंचुअली एंड अप बिकमिंग एनलार्ज्ड एंड हार्ड, ठीक है ना। जैसे ही यह ग्लैंड की अफेक्शन हुई तो ब्रोमियम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्रोमियम पेशेंट्स का, कि वो ग्लैंड्स बढ़ने लग जाते हैं जल्दी से साइज में और बहुत हार्ड होने लग जाते हैं। बट ना तो वहां पे कोई रेडनेस आती है, ना वहां पे कोई हीट आती है, ना वहां पे कोई सुपुरेशन इफेक्ट होता है। These glands they remain hard for very long period of time, ठीक है ना। बहुत लंबा लंबा समय हार्ड ही होते हैं, लेकिन उससे आगे कोई स्टेट नहीं जाती, नेक्स्ट स्टेट में कभी नहीं जाते। आपको क्या होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल ले लेते हैं। थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से बल्ज होया रहता है। मेरे पेशेंट है, उनको ब्रोमियम से बहुत बेटर फील कर रही है, उनका ऐसे ही है, थायराइड ग्लैंड जो है लेफ्ट साइड से बाहर को है इतना साइज। उनके थायराइड रिपोर्ट करा लो, सब नॉर्मल, ठीक है ना। आपको जी कुछ खाने में प्रॉब्लम आती है? नहीं जी। कोई पेन आती है? नहीं जी। टच कर लो तो भी कोई ज्यादा पेन नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रेस करो तो प्रेशर फील करती हैं या थोड़ा इरिटेशन फील करती हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है कि जी हार्डनेस इतने बढ़ गया साइज, उसके कारण स्टिफनेस है बस मूवमेंट में, एक्सेप्ट दैट कोई सिम्टम नहीं, ठीक है ना। और ये स्टेट यहां से प्रोग्रेस भी नहीं की, 5 साल से उसकी सेम स्टेट बनी हुई थी, तो वो ब्रोमियम से बेटर हुई। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉइंट। अगर इसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन लें इसके कंपैरिजन में, सिलीशिया लें, कोनियम लें, ठीक है ना, जिनका ग्लैंड पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, फाइटोलाका लें, तो उनमें आप देखेंगे कि बहुत आगे प्रोग्रेसिव होती जाती है, जिसमें सुपुरेशंस आएंगी, ठीक है ना, फिर डीजनरेशंस आगे शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ उनकी फंक्शनिंग की डीअरेंजमेंट्स आएंगी। ब्रोमियम में ये नहीं होता, एंड दैट इज द मार्क्ड करेक्टर। के जैसे ही आपको कोई भी पेशेंट आया जिसमें बचपन से कोई ना कोई ग्लैंड अफेक्शन होने की टेंडेंसी है, पर वो उसका ग्लैंड की आगे करेक्टरिस्टिक क्या है कि सिर्फ वो बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल स्टोनी हार्डनेस, नॉर्मल हार्डनेस नहीं। जब भी ग्लैंड के इन्फ्लामेशन आती है तो थोड़ी बहुत तो हार्डनेस रहती है। एक्सट्रीम हार्डनेस अगर हम यूज करेंगे वर्ड, तो वो ब्रोमियम के लिए यूज होगा। एक्सट्रीम हार्डनेस, पत्थर जैसा, थोड़ा सा भी नहीं दबाया जा रहा, ठीक है ना, वो होता है ब्रोमियम की ग्लैंडुलर अफेक्शन। नेक्स्ट कम जो इसमें पैथोलॉजी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, आप अगर केसेस पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सो व्हाट इज डिप्थीरिया? डिप्थीरिया इज डेवलप्ड जनरली ड्यूरिंग द हीलिंग फेज ऑफ लेरिंग्स। जबकि लेरिंग्स के अकॉर्डिंगली कोई कंफ्लिक्ट आया, ठीक है ना, लेरेंजियल मसल्स में कोई कंफ्लिक्ट आया, जब उसकी हीलिंग फेज स्टार्ट होता है तो उसमें डिप्थीरिया की डेवलपमेंट होती है। हर बार नहीं होती, तभी होगी अगर ड्यूरिंग दी हीलिंग फेज, ठीक है ना, उसके साथ साथ जो हमारा है अबंडनमेंट इफेक्ट भी एक्टिवेट हो गया, तब वहां पे डिप्थीरिया बन जाता है। डिप्थीरिया समझता है हर कोई क्या होता है डिप्थीरिया? डिप्थीरिया को समझते हैं सब? द पैथोलॉजी ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, एक तरह की मेम्ब्रेन डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होने जाती है। उसको पंजाबी में, हिंदी में गले घोटने वाली बीमारी भी बोलते हैं, क्योंकि आपको चोकिंग सेंसेशन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसको डिप्थीरिया कहते हैं। अभी हम पहले पढ़ेंगे डिप्थीरिया होता ही क्यों है।
डिप्थीरिया, हाँ जी, सर वॉइस में फिर डिस्टरबेंस हो रहा है। लैग कर रहा है वॉइस? यस सर। मेरे तो यहाँ पे सही आ रहा है अभी। कृष्णा भी ठीक है वॉइस? यस सर। ठीक है, तो पहले हम डिप्थीरिया के बारे में समझेंगे, डिप्थीरिया होता कैसे है। तो डिप्थीरिया में ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो तरह के कन्फ्लिक्ट आते हैं। मेल्स में कैसा आता है? टेरिटोरियल एंगर, ठीक है ना, जो भी उनकी टेरिटरी है, उनका बिजनेस है, उनका घर है, ठीक है ना, उनका फ्रेंड सर्कल है, उनका फैमिली सर्कल है, तो ये एक तरह की टेरिटरी होती है। ठीक है, अभी लैग तो नहीं हो रही आवाज? नहीं सर। हाँ, सो दिस इज अ टेरिटरी। तो मेल में जब भी इस टेरिटरी में उनको गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, तो वो एक टेरिटोरियल एंगर उसको बोलते हैं। तो वो होता है मेल में। और फीमेल में डिप्थीरिया कैसे स्टार्ट होता है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज कैसे स्टार्ट होती है? जब फीमेल अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ज्यादा घबरा जाए, डर जाए, तो उनका लेरिंग्स अफेक्ट हो जाता है। प्लस उसके साथ साथ अबंडनमेंट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमने अभी अबंडनमेंट कन्फ्लिक्ट जो है बहुत बड़ा है, पहले बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है उसको, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब अबंडनमेंट कन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल एंगर या स्केयर फ्राइट कन्फ्लिक्ट जो फीमेल का है वो एक साथ स्टार्ट हो जाए, तब होता है बॉडी में डिप्थीरिया। तो आपके पास जब भी डिप्थीरिया के पेशेंट आए, अगर मेल हो तो हमने ये पूछना है कि भाई कौन सी जगह थी जहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और तू निकाल नहीं पाया, अपने घर में या अपने जहां पे आप वर्क प्लेस है वहां पे। और अगर फीमेल आए तो उसमें क्या पूछना है कि कौन, ऐसा क्या हुआ था जब आप बिल्कुल ठीक थे, घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके वर्क प्लेस पे, जहां पे आप बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ठीक है, तो वहां से हमने एलिमेंट पिक करनी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिप्थीरिया के लिए मेडिसिन देते हैं। नाउ कम्स दी डिप्थीरिया ऑफ ब्रोमियम। डिप्थीरिया ब्रोमियम में क्या समझने की बात है? अगर डिप्थीरिया की पैथोलॉजी आती है, जो कि ब्रोमियम में बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं हमें डिप्थीरिया के, तो ब्रोमियम का जो डिप्थीरिया है उससे सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट क्या है? ये हमेशा ऊपर को डेवलप होता जाता है। ठीक है, नीचे से शुरू होता है। पेशेंट बोलेगा जी पहले थोड़ा सा डॉक्टर साहब नीचे थ्रोट में शुरू हुआ था ये कंजेशन और ये सफोकेशन की सेंसेशन, फिर धीरे धीरे ऊपर को भी पूरी डेवलप होनी शुरू हो गई। ठीक है ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्थीरिया ऑफ ब्रोमियम। उसके साथ साथ क्या होती है? ड्राई ऑब्स्टिनेट क्रूपी कफ होती है। कफ होगी बहुत ही ड्राई, बहुत ही ऑब्स्टिनेट होगी, जिससे पेशेंट को ऐसा फील होगा जब भी खांसी करता हूं पूरा सांस ही रुक जाता है। ठीक है ना, वो गास्पिंग आएगी ऐसे आवाजें आएंगी कि ऑक्सीजन के लिए वो तड़फ रहा है कफ करते साथ में। और ये हमेशा स्टार्ट कैसे होती है, इसका एग्रावेशन पॉइंट क्या होता है? जब भी पेशेंट वार्म होती है, जब भी उसकी बॉडी वार्म हो जाती है, जैसे उसने कोई गर्म कपड़े पहन लिए, एकदम से तंग होना शुरू हो जाता है। सर्दियों के दिन है डॉक्टर साहब, जैसे ही कंबल में जाता हूं तो एकदम से जो खांसी छिड़ जाएगी और मेरा बिल्कुल सांस रुकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ये ब्रोमियम के पेशेंट में होता है। बच्चों में कैसे होता है? मदर है, मदर ने जैसे ही बच्चे को कवर किया, डॉक्टर साहब जैसे ही इसको कवर करती हूँ एकदम से इसको खांसी छिड़ जाती है, इसका मुंह लाल हो जाता है, बहुत जोर जोर से सांस लेता है और रोता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम एकदम से ब्रोमियम के बारे में सोचते हैं।
अलॉन्ग विद दैट उसके साथ क्या होगा, जब भी डिप्थीरिया होगा साथ में हाई फीवर, फ्लश्ड फेस, ठीक है ना, आईज की कंजेशन होगी, उसमें से लैक्रिमेशन हो रही होगी, और पैर जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं इन द केसेस ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है, इन ब्रोमियम। और बच्चे, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है ब्रोमियम में, चाहे वो डिप्थीरिया हो, चाहे वो ग्लैंडुलर अफेक्शन हो, कोई भी क्रॉनिक या एक्यूट कंडीशन आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रोमियम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना शुरू हो जाता है, बहुत रेस्टलेस होने शुरू हो जाते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तेज तेज घूमना शुरू कर देंगे, सैर करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे होना घर में शुरू कर देंगे कि मेरे को ऐसा आराम आ जाए। और बच्चों में क्या होता है, उनको क्या होता है कि बस मेरे को गोद उठाओ और तेज तेज घूमते रहो। गोद में उठाओ तो चुप नहीं होते, जब माँ बाप चलना शुरू कर देते हैं तेज तेज, तब उन बच्चों को आराम आना शुरू होता है। अलॉन्ग विद दैट उनकी पल्स कैसी होती है, क्विक होगी, फीबल होगी, बहुत तेज चल रही है, बहुत ही फीबल सेंसेशंस है, और ट्रेमुलस होगी, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा जो रिदम है वो बहुत ही ट्रेमुलस होगी। उसके साथ साथ क्योंकि वो लेरिंक्स मसल इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, वॉइस की हॉर्सनेस आनी शुरू हो जाएगी, वॉइस जो है हॉर्स हो जाएगी। और अगर डिप्थीरिया की कंडीशन लंबी चलती है तो धीरे धीरे वॉइस बिल्कुल ही बंद हो जाती है ब्रोमियम के केस में, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता लगा कि ब्रोमियम की लेरिंक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट्स है, और हमने पहले बात की कि ब्रोमियम क्या है, एक फियरफुल रेमेडी है। तो जनरली फियर में भी ब्रोमियम में क्या, कौन से फियर प्रोमिनेंट है, टेरिटोरियल फियर, वो फियर जो घर के अंदर आए, मम्मी से डांटना पड़ जाए, पापा से डांटना पड़ जाए, यार मेरा दोस्त ना नाराज हो जाए, ठीक है, बीवी से डांटना पड़ जाए, मम्मी की तबीयत ना एकदम खराब हो जाए, पापा को कुछ ना हो जाए, तो ये जो घरेलू फियर है ना, टेरिटोरियल, उनको लेके बहुत होता है। या फिर टेरिटरी में कोई नया बंदा आया, उससे घबराहट हो गई, सांस है, नई बहू आई, तो यार इसके आने से घर की शांति ना खराब हो जाए, ठीक है ना, इसके आने से घर का माहौल ना खराब हो जाए। तो ऐसे ऐसे फियर हैं जो उनको एकदम से पकड़ लेते हैं। घर में कोई झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसको लेके एकदम घबरा जाना। सो दिस इज द स्टेट ऑफ ब्रोमियम, मेंटल स्टेट।